वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का वीडियो पार्ट 10 है। इससे पहले के भी पार्ट आप जरूर देखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा डीटीएस यानी कि डेली टेस्ट सीरीज पे आधारित है। हम लोग जो पढ़ाते हैं तो उसी टॉपिक से पीटी का एक क्वेश्चन, उसी से मेंस का एक क्वेश्चन आप देखेंगे और उसी टॉपिक से हम लोग एक क्वेश्चन इंटरव्यू का पोस्ट करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को देख के इनका आंसर आप पढ़िए खुद से। हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है चीजें बहुत ही कम चार्जेस में। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन से आप टॉपिक पढ़िए, सेल्फ स्टडी करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेल्फ स्टडी भी कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है और वो आपका मसला है कि आप क्या कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, हम लोग थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। तो ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू बी, B executes an undertaking that in case he intends to sell, he will sell it only to the family members of A। मतलब B के पावर ऑफ एलिनेशन पे रेस्ट्रेन है और ये रेस्ट्रेन जो है एब्सोल्यूट है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन सिर्फ ए के ही फैमिली मेंबर्स के पास बेचने का है। अब ए के फैमिली मेंबर्स ना खरीदे तो बी इस प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं बेच सकता। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये कंडीशन बी ने खुद इम्पोज करी है अपने ऊपर। तो ऐसी स्थिति में एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन का जो सेक्शन 10 है वो लागू इसलिए नहीं होगा कि सेक्शन 10 में जो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है, ट्रांसफरर कोई इस तरह का कंडीशन नहीं इम्पोज कर सकता। ट्रांसफरी ने अगर इस तरह का कोई कंडीशन इम्पोज किया है तो वो कंडीशन इज नॉट हिट बाय सेक्शन 10 एंड देयरफॉर दैट इज वैलिड। तो इसका सही आंसर डी होगा। आज बाई चांस गलती से जिसको दिया गया था पोस्ट करने के लिए, उसने आंसर भी एमसीक्यू का साथ में ही पोस्ट हो गया था। हो जाती है कभी कभी ऐसी चीजें। ये इसका इस एमसीक्यू का दूसरा एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। इसका भी आंसर पोस्ट हो गया है यहाँ पे। ए जो है कोई प्रॉमिसी नोट को चोरी करता है, बी को दे देता है, बी गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन उसे परचेज करता है। तो जो प्रॉमिसी नोट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होता है। और एक मेंस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लीगल मैक्सिम है, नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट। इससे रिलेटेड एक केस है, राइफल वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो कहने का मतलब कि ये माना गया कि प्रॉमिसी नोट जो है एन एक्सेप्शन टू द लीगल मैक्सिम नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट। ये बहुत ही लीडिंग केस है। अगर ये केस नहीं होता तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से फ्लॉप होता। तो ये एक हिस्टोरिक केस है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक नई दिशा दी। इस केस में कहा गया कि ट्रांसफरी का टाइटल अगर डिफेक्टिव भी है, सॉरी, इस केस में ये कहा गया कि अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव भी है तो भी ट्रांसफरी का टाइटल गुड और वैलिड होगा, प्रोवाइडेड कि उसने गुड फेथ में ये एक्ट किया। अब यहाँ पे तो जो थे जिसने चोरी किया प्रॉमिसी नोट, उसका कोई टाइटल ही नहीं है।
तो नेमो डेट वाले मैक्सिम को अप्लाई करें तो चूंकि चोर को कोई टाइटल नहीं है, इसलिए चोर से खरीदने वाले को भी कोई टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये एक्सेप्शन है नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट रूल का, तो इसलिए इसको बी को एक वैलिड टाइटल मिलेगा। अब हम लोग वीडियो के मेन पार्ट में मेंस आंसर राइटिंग पे हम लोग आते हैं। जब तक आप अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 10 टीपी। तो हमारा प्रयास है, देखिए अब एक दिन में तो चमत्कार नहीं होता, आप रेगुलर कंटिन्यूअस आप मेहनत करेंगे, लगातार करते रहेंगे, आपका रिजल्ट आपके मेहनत का ही रिपोर्ट कार्ड। आप एक दिन 2 दिन 4 दिन थोड़े दिन सोचें कि भैया ऐसे कर लिए और हो गए, तो ऐसा अमूमन मुमकिन नहीं होता। कहने का मतलब कि आप इन टॉपिक को पढ़ें, इनका रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो वो दिन जरूर आएगा जब आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। और बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया सेक्शन 10 का एक्सेप्शन क्या है। तो एक्ट में 2 एक्सेप्शंस की बात की गई है, एक लीज और एक मैरिड वुमेन। उनके अलावा भी कुछ और एक्सेप्शंस हैं कि ये जो सेक्शन 10 जो है फैमिली सेटलमेंट में और पार्टीशन में लागू होता है या नहीं लागू होता, उस पे केस भी है, बहुत ही लीडिंग केस है। तो वो केस क्या है, उस केस के फैक्ट्स क्या हैं, कमेंट करके हमें बताइए। और उसके बाद अगर कोई पर्सनल अंडरटेकिंग है, अगर जैसा कि पीटी के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ट्रांसफरी ने खुद अंडरटेकिंग दिया कि वो ए के फैमिली मेंबर्स को नहीं बेचे, ये कंडीशन ट्रांसफरर ने नहीं लगाई। तो सेक्शन 10 जो है confined to the condition imposed by transferor, it does not deal with the condition of transferee। तो इसलिए जो है कि अगर कोई सेपरेट पर्सनल एग्रीमेंट है, तो अगर इन केस ऑफ ए सेपरेट पर्सनल एग्रीमेंट, तो वहां पे सेक्शन 10 लागू नहीं होगा। तो ये 3-4 एक्सेप्शन है। मेंस के क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको सेक्शन 10 एक लाइन में आप बता दीजिए कि भैया ट्रांसफर के दौरान ट्रांसफरर जो है ट्रांसफरी के पावर ऑफ एलिनेशन को एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन का मतलब कि ट्रांसफरी का पावर ऑफ एलिनेशन कंप्लीटली और सब्सटेंशियली अफेक्ट नहीं होता हो, कंप्लीटली और सब्सटेंशियली अफेक्ट होता हो, मतलब ट्रांसफरी का जो पावर ऑफ एलिनेशन है कंप्लीटली और सब्सटेंशियली अफेक्टेड हो गया, तो वो एब्सोल्यूट, और नहीं हुआ तो वो आपका पार्शियल रेस्ट्रेंट होगा। अब इंटरव्यू में आपसे पूछा गया है कि रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, ये सेक्शन 6D है, तो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो जब ये अपने आप में ट्रांसफरेबल नहीं है, सेक्शन 10 बात करता है ट्रांसफर के दौरान, तो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के केस में सेक्शन 10 अप्लाई नहीं करे। हम लोग दूसरा, और इन्हीं चीजों को देखिए, बेहतरीन आंसर लिखने का ये मतलब नहीं है कि वो आसमान से आता है। बेहतरीन आंसर वही आंसर होता है जो सिस्टमेटिक और सीक्वेंस में लिखा हुआ। तो आपको इन्हीं चीजों को सिस्टमेटिक सीक्वेंस में लिखना है। आप सेक्शन 10 का थोड़ा सा इंट्रो आप दे दीजिए, एक्सेप्शंस आर प्रोवाइडेड, आप पहले लिखिए कि लीज के केस में जो लीज जो है उसको आप सेक्शन 111 से भी 111J से भी देखिए उसको सेक्शन, सॉरी ये मैंने थोड़ा दूसरा क्लास था, सेक्शन 108J से भी देखिए
और उसको सेक्शन 111 जी से भी देखिए, लीज वाला, तो जाके आपका एक कंप्लीट आंसर निकल के आएगा। आप अब जो दूसरा जो एक्सेप्शन मैरिड वुमेन के केस का बताया हुआ है, तो आपको ये बुनियादी चीज जरूर पता होना चाहिए कि मैरिड वुमेन, विडो, अनमैरिड वुमेन, तो एक्सेप्शन में केवल मैरिड वुमेन है। विडो का पावर ऑफ एलिनेशन अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो सेक्शन 10 से हिट करेगा। अनमैरिड वुमेन, अब ये पे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। तो अब आपको ये जानना है कि क्यों सिर्फ मैरिड वुमेन को ही रखा गया है एक्सेप्शन में, विडो को क्यों नहीं रखा गया, अनमैरिड वुमेन को क्यों नहीं रखा गया। तो जब इन चीजों का आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं अपने आंसर में, तो आपका आंसर अपने आप बेहतरीन एक प्रोफेशनल आंसर के तौर पे हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आंसर राइटिंग स्टेज 2 है। स्टेज 1 में बुनियादी चीजों का आपके पास पता है, तभी आप आंसर लिख सकते हैं, और स्टेज 3 उसका इवैल्यूएशन जरूरी है। अब हम लोग मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज एन एक्सेप्शन टू नेमो डेट पेड नॉन हैबिट डिस्कस करने के लिए 10 नंबर का ये मेंस का क्वेश्चन है। तो केस हमने लिखा राइफल वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड। मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं, बहुत ही हिस्टोरिक केस है, मुझे भी अच्छा लगता है। एक बार बैंक ऑफ इंग्लैंड में रॉबरी हुई, तो बैंक नोट लूट लिए गए। बैंक ने एक नोटिस निकाला कि भैया हमारे यहाँ रॉबरी हो गई है, इतने डिनोमिनेशन के ये सीरियल नंबर के नोट हमारे यहाँ से लूट लिए गए हैं, जो कोई डील करता अपने रिस्क पे डील करेगा। राइफल जो है वो एक करेंसी चेंजर था, उसके पास लुटेरे आए, उसने उस लुटेरे के वो लूटे हुए नोट से करेंसी एक्सचेंज कर दिया। अब राइफल उस नोट को लेके बैंक ऑफ इंग्लैंड में गया कि भैया इनको बदल दीजिए। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि हम तो नहीं बदलते, ये तो लूट का है और हमने नोटिस भी निकाला है। मामला पहुंचा कोर्ट तक, तो कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक्सेप्शन है। नेमो डेट पेड नॉन हैबिट का मतलब होता है ट्रांसफरर कैनॉट गिव यू ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। तो कहने का मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये बातें लागू नहीं होती। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर ट्रांसफरी गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन लेता है तो उसका एक वैलिड टाइटल है। और इसलिए चूंकि लुटेरों का कोई टाइटल नहीं था, डिफेक्टिव टाइटल, उसके बावजूद भी राइफल को एक वैलिड टाइटल मिला। और इस केस ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक नई दिशा दी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसे कहते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट which entitles a person a definite sum of money and that is transferable mere by delivery। ट्रांसफरेबिलिटी को हम लोग नेगोशिएबिलिटी भी कहते हैं। तो अगर इसी की इस क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने अभी मेंस का कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको नहीं दिया। हाँ, एमसीक्यू थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं हमारे। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। आप ट्रिकी क्वेश्चंस, अब मैं क्या कहूँ, हमारे पास बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये चूंकि सीरीज शुरू हुआ है, स्टार्टिंग में थोड़े इजी मेंस के क्वेश्चन है, धीरे धीरे जब समय के साथ साथ हम लोग टेढ़े मेढ़े भी क्वेश्चन देंगे आपको। तो अगर इस क्वेश्चन का इंट्रो आपको बताया गया है कि भाई इंट्रो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंट्रो, और उसी में डिसाइड हो जाता है कि एग्जामिनर आपको क्या नंबर देगा। तो आप लिखिए, पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, ये सब लिख दीजिए कि लीडिंग केस है, हिस्टोरिक केस है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी और इंडोर्समेंट।
तो और ये लिखते हुए बैंक, ये रेफल वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड का केस, उसके फैक्ट को डिस्कस कर दीजिए, आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे। और इंटरव्यू में वही पूछा गया कि भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट which entitles a person a definite sum of money and, मतलब दो चीजें होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम किसे कहते हैं, ए डॉक्यूमेंट which create or extinguish some right, liability और disability। ये इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आगे को ट्रांसफर हो सके, नेगोशिएबिलिटी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। तो अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप कहें कि चेक इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप कहें कि प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका आंसर तो सही है, लेकिन आपका आंसर स्मार्ट आंसर नहीं है। आपने ठीक कहा कि प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल, आपसे पूछा नहीं जा रहा है। आपसे अगर ये क्वेश्चन है इंटरव्यू में कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब है कि आपसे उसकी परिभाषा पूछी जा रही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये एग्जाम्पल नहीं पूछा जा रहा है आपसे। तो आप खुद तय कीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे पूछा कुछ और आपने जवाब दिया कुछ, तो इन हालातों में आपको किस तरह का नंबर इंटरव्यू बोर्ड दे। सवाल है कुछ और जवाब दे रहे हैं कुछ, तो फिर इंटरव्यू में किस तरह के नंबर आपको मिलेंगे, आप खुद तय कीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे, कारज धीरे होत है काहे हो तधीर, तो आप धीरे धीरे जैसे इन मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के क्वेश्चनों को आप पढ़िए, धीरे देखिए। आंसर लिखना समस्या नहीं है, आप कहेंगे कि अरे सर तो बड़ा बोलते हैं कि आंसर लिखना समस्या नहीं है। जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, आंसर लिखना समस्या नहीं है। अगर आप आंसर को जानते हैं तो उसे सीक्वेंस में लिख दीजिए, लेकिन जब आंसर आप जानते ही नहीं हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे। इसी चीज को मैं कहता हूं कि आंसर राइटिंग स्टेज 2 है। स्टेज 1 है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप आंसर नहीं लिख सकते। तो इन चीजों को आप जानते हैं तो सीक्वेंस में आप लिखिएगा। और हम लोग, भाई आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको भी फायदा हो। आप इन चीजों की तैयारी सेल्फ स्टडी से या किसी कोचिंग, अन्य कोचिंग से जुड़े हो, वहां भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखते रहिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। धीरे धीरे समय के साथ साथ एक वक्त आएगा कि आपकी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अगर सेल्फ स्टडी से आपका मान लीजिए इनकेस नहीं हो पाता है तो हमें भी एक मौका दीजिए। हम लोएस्ट चार्जेस में पढ़ाते हैं। हम किस तरह और किस लेवल से पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो हमारे यहाँ 1 वीक डेमो क्लास हम लोग देने का फैसला किया है। आप 1 वीक डेमो क्लास हमारे यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कीजिए। और डीटीएस से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें 9262810582 वाले ये व्हाट्सएप का नंबर है हमारा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और डीटीएस जरूर लिखें। आपको डीटीएस वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। डीटीएस मतलब डेली टेस्ट सीरीज। हमारे यहाँ कई लेवल के टेस्ट सीरीज हैं। डीटीएस है, डब्ल्यूटीएस, सारी चीजें पढ़ाई गई। उनका एक वीकली मेंस का टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एमटीएस, एसटीएस है, सुपर टेस्ट। तो प्रीलिम्स के लिए है, आपके लिए अलग अलग लेवल पे। यूट्यूब भी आपको एक तरीके से टेस्ट करता है। जो हमारी वीडियो, कुछ न कुछ चीजें आप सीखते हैं।
तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू तरीके से आप बढ़ेंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। आप हमारे डीटीएस से जुड़िए, इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। कोई असुविधा होती है तो हमें कॉल कर लीजिए। तो हमारी तमन्ना है कि आपका भविष्य सफल हो, आपके सपने साकार हों। उसमें अगर हमारी कोई भूमिका है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन रखिएगा, ताकि हम जब कभी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपको मिले। और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।